हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेरेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के इक्विलिब्रियम चैप्टर लेक्चर नंबर 3 में हम लाप मास एक्शन के हवाले से बात करेंगे। लाप मास एक्शन क्या है, एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, सब कंसेप्ट मुकम्मल डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे। देखो, लाप मास एक्शन है तो सबसे पहले तो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि ये क्या हमें बता रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन किसके हवाले से है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बता रहा है द कंसंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के हवाले से बात करता है, एंड रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के हवाले से बात करता है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम के दौरान, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 में, केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 में बताया है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, इसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है। Which law tell us about the concentration of reactant and product at equilibrium? Option A, law of mass action, law of conservation of mass, law of definite proportionals, all of these only law of mass action हमें बता रहा है। अब देखो, दूसरा अक्सर आता है आपके कंसेप्ट के लिए, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको भी पता होना चाहिए। एमसीक्यूज इससे नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन करते हैं लोग या कॉलेज के एमसीक्यूज में आते हैं एग्जाम में। तो ये 2 साइंटिस्ट ने अनाउंस किए थे, 2 साइंटिस्टों ने ये लॉ जो है पेश किया, और वो हमारे पास सबसे पहले इसमें गोल्डबर्ग है और दूसरा इसमें पीटर वेज है। तो ये 2 साइंटिस्टों ने ये लॉ प्रपोज किए, और कौन से ईयर में, तो बात हो रही है 1864 की। 1864 में इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि एक इक्विलिब्रियम के दौरान आप किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अब सर ये लॉ क्या बता रहा है, मुझे स्टेटमेंट के हवाले से बताओ कि इसमें ये 2 साइंटिस्ट क्या कहता है। देखो, इंतहाई आसान है। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट अपने पास लिखो कि लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है, द रेट तो आप जानते हैं स्पीड को कहते हैं, वेलोसिटी को कहते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये भी लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि एनी रिएक्शन, एनी प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और फिर रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इसी तरह होमोजेनियस रिएक्शन, हेटेरोजेनियस रिएक्शन, इन सब का एमसीक्यूज मैंने पिछले लेक्चर में किए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो देख लें। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, अब देखो सर मतलब क्या है, मतलब समझो। देखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है, कितने स्पीड से जा रहा है, तेज जा रहा है, स्लो जा रहा है, उसका स्पीड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। 2 चीजें रिएक्ट करता है, सपोज ए और बी है, ये दोनों रिएक्ट करता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में लेता हूं इस तरह बी, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है सर, लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि एक एक्टिव मास हमारे पास वो मास है जो एक सॉल्यूशन में जितने पार्टिकल्स रिएक्ट करता है पर डीएम क्यूब, उसको एक्टिव मास कहते हैं। फिर इस पे एमसीक्यूज भी मैंने किए थे कि 1 मोल O2 का एक्टिव मास कितना होगा 1 डीएम क्यूब में, इसी तरह 16 ग्राम O2 का 16 ग्राम C6H12O6 ग्लूकोज का एक्टिव मास कितना होगा। प्रीवियस एमसीक्यूज ये सब मैंने किया है। तो इसका एक्टिव मास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसका, इसके मल्टीप्लिकेशन का, सही है। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आते हैं, सपोज 4 आता है तो इसका प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अब ये इसका एक्टिव मास है, जो हम इसमें लिखते हैं ये एक्टिव मास है, मतलब ये रिएक्टिव वाला मास है, रिएक्शन करता है। तो हमें उन के मास से ताल्लुक है जो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन नहीं करते हम उसको एक्टिव मास नहीं कहते,
जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो एक्टिव मास कहलाता है। तो इस्लाम में हम एक्टिव मास की बात करेंगे। अब द रिएक्टेंट सब्सटेंस, जो चीज रिएक्ट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट सब्सटेंस कहते हैं। सही है। अब ये दो मार्कर रिएक्ट करता है तो इसे रिएक्टेंट सब्सटेंस कहते हैं। अब ये तो रिएक्ट नहीं करता तो ये रिएक्टेंट सब्सटेंस में नहीं आता। सही है। अब देखो शाबाश, अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जा रहा है। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड के लिए भी करेंगे और रिवर्सिबल के लिए भी करेंगे। शाबाश, इसको लिख के स्क्रीनशॉट लें से। यहां पे मैं लिखूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे होगा? देखो, एज वी नो, हमें पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होता है। एज वी नो दैट इन फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास एक रिएक्शन है। चलो हमारे पास A प्लस बी ये रिएक्ट करता है और C प्लस डी प्रोड्यूस करता है। अब ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये A B रिएक्ट करते C प्लस डी बनाता है, लेकिन कुछ देर बाद ये C प्लस डी अगेन रिएक्ट करता है A प्लस बी बनाता है। तो हम कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं। सही है। अब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। फॉरवर्ड रिएक्शन इसका ये होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इसका फॉरवर्ड रिएक्शन मैं लिखूंगा A प्लस बी इज इक्वल टू दे रहा है C प्लस डी, ये देता है। अब इसके लिए अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहूं, इस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें रिएक्शन कौन करता है? C प्लस डी करता है या A प्लस बी करता है? A प्लस डी करता है। वेरी गुड। तो A का और B का जो प्रोडक्ट है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सही। अब रेट इज इक्वल टू, इस निशान को मैं खत्म करना चाहता हूं तो एक इक्वल लगाऊंगा, दूसरा कांस्टेंट लगाऊंगा, कांस्टेंट, और ये A और ये B हो गया। अब रेट किसका रेट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट का जो है K लगाओ, कांस्टेंट है, और फॉरवर्ड के लिए तो KF लगाओ इनटू A, और ये आपके पास B हो गया। यहां तक कांसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। शाबाश। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। आगे जाते हैं, उसको लिखो। शाबाश। अब ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इसी तरह इस रिएक्शन का दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन भी है, तो मैं लिखूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा है, या लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर रिवर्स रिएक्शन, बैक डायरेक्शन के लिए कैसा होगा? तो देखो, इस रिएक्शन में ये जो हमने लिखा है A प्लस बी दे रहा है C प्लस डी, इसमें फॉरवर्ड भी प्रेजेंट है और रिवर्स रिएक्शन भी प्रेजेंट है। तो इसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन है, बैक रिएक्शन है, वो ये है कि C प्लस डी ये हमें दे रहा है, क्या दे रहा है? A प्लस बी दे रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगा एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना चाहता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना चाहता हूं फॉर दिस। तो मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसमें रिएक्शन कौन करता है? इस बैकवर्ड रिएक्शन में A प्लस बी तो नहीं करता, वो तो फॉरवर्ड रिएक्शन वाला है। तो C और D रिएक्शन करता है, तो मैं लिखूंगा C इनटू D। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। शाबाश। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट क्या? यहां पे KF, तो यहां पे KR लगाओ क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, C इनटू D। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम के दौरान क्या होता है? सर, इक्विलिब्रियम के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है। एग्जैक्टली, आपने सही बताया। तो मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दौरान, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन FR में लिखूंगा। सही है, इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये इक्वल होता है। इस इक्वल टू लगा दिया, ये इक्वल होता है। हेंस पुट द वैल्यू, इसमें वैल्यू को पुट करो, पुट द वैल्यू। अब इसमें अगर आप वैल्यू को पुट करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का वैल्यू ये है कि F A और ये आपके पास B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ये है। सही है, ये आया। तो KR रिवर्स C इनटू D, ये हो गया। अब यहां पे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक जगह पे लाओ और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उसको दूसरे जगह पे लाओ। सही है। तो देखो, ये आपके पास ऐसा हो जाएगा कि मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड बोथ साइड
बाय, इसको डिवाइड करो बोथ साइड किस पे, ए बी एंड के आर, इस पे डिवाइड करो। ए बी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए और ये आपके पास बी, इस पे डिवाइड करो तो देखो के एफ इंटू ए बी इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। अब मैं डिवाइड करूंगा किस पे, ए बी और के आर पे, सही, और यहाँ पे भी के आर और ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। तो यहाँ पे ये ए बी के साथ खत्म होता है और यहाँ पे के आर के साथ खत्म होता है। तो के एफ डिवाइड बाय के आर बचता है यहाँ पे, सही, इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए इनटू बी। अब यहाँ पे बात दो क्वेश्चन का करके सर आपने ए बी के आर पे डिवाइड कर दी, हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सी डी के एफ पे डिवाइड कर दें। एग्जैक्टली फिर आपके पास के एफ और के आर, इसका वैल्यू उलट आ जाएगा, के आर डिवाइड बाय के एफ आएगा, यहाँ पे रिएक्टेंस ऊपर आ जाएगा और प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन से एस्टेब्लिश हुआ है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है फिर बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, सही। तो इस वजह से हम ए बी के आर पे डिवाइड करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन हुआ है फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ है, और ऐसा तो मुमकिन नहीं है। एक रिएक्शन में हमारे पास पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, इसके बाद जब फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे जाता है तो फिर कंडेंसेशन होता है और हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन आता है, सही है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए और फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, तो हम वो नहीं लगा सकते, सही है। अब यहां पे देखें तो इसमें ये दोनों कांस्टेंट है, क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, और इन दोनों कांस्टेंट का मैं एक कांस्टेंट लिख सकता हूं कि वो हमारे पास Kc है, क्या है, Kc। तो इन दोनों कांस्टेंट के लिए लगाओ Kc इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए और ये आपके पास बी। अब इसको देखो, यहां तक आपने आना है लॉ ऑफ मास एक्शन में। अगर पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन या डिस्कस या डिस्क्राइब लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आपने यहां तक आना है। अब यहां तक आप आ गए तो यहां पे देखो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, हम फाइंड कर सकते हैं यहां से। और हमने बताया भी कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम किसके लिए करते हैं, टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो हमने दोनों को इक्विलिब्रियम के दौरान कंपेयर किया, फिर इससे ये आ गया, तो इससे हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, रिएक्टेंट का वैल्यू कितना है, दोनों पे डिवाइड करें तो Kc लार्ज Kc स्मॉल आ सकता है। यहां तक आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्यों स्टडी करते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं और हम कहां तक लिखेंगे, तो यहां तक लिखेंगे। शाबाश, उसको लिख के नोट कर लें।